जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड जीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा 19वां दिन है। इससे पहले हमने 18 दिनों को कवर किया। आप जाकर के देखिए, पूरा झारखंड जीके कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम लोग स्कोर करेंगे झारखंड जीके वाले। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। आज हम झारखंड का आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, जिसमें कि आज हम देखेंगे झारखंड की जनजातियों का पार्ट 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चंस है उसके जो भी आंसर्स है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद एक बार इसे अपने से रिवाइज कर लीजिएगा। झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। वनवासी, गिरिजन तथा आदिम जनजाति। बताइए, झारखंड के जनजातियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड की जनजातियों को इनमें से वनवासी, गिरिजन, आदिवासी, आदिम जाति, इन सभी नामों से जाना जाता है। याद रखिएगा, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? आदिवासी शब्द का अर्थ होता है आदि काल से, यानी कि पूरा पाषाण काल से, आदि अनादि काल से रहने वाले लोग। आदि काल से रहने वाले लोग को ही आदिवासी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 के तहत ऐसा किया जाता है। झारखंड में कुल जनजातियां कितनी जनजातियां निवास करती है? झारखंड में कुल जनजातियां 32 जनजातियां निवास करती है। झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती है। याद रखिएगा, झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती है। झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है? तो आदिम जनजातियों की श्रेणी में आपका 8 जनजातियों को रखा गया है। झारखंड में टोटल 8 जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया। अगर इन 8 जनजातियों के बारे में बात करें तो इनमें कोरवा है, असुर है, पहाड़िया है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, सबर और बिरहोर। याद रहेगा, कोरवा, असुर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, सबर तथा बिरहोर, ये जो जनजातियां हैं पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे कि बताइए माल पहाड़िया जो है ये झारखंड की आदिम जनजाति है या नहीं? तो ये बताना होगा हाँ है। अच्छा, इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति है? देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सी जो झारखंड की आदिम जनजाति, अभी हमने बताया बिरहोर है, कोरवा है, बिरजिया है, ये सब जो है झारखंड की आदिम जनजातियां हैं। बिरहोर, कोरवा, बिरजिया और उसके बाद हमने बताया था असुर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सबर, ये सब जो है झारखंड की आदिम जनजाति है। झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है? झारखंड की खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन जो है कैमूर पहाड़ी वाले क्षेत्र से माना जाता है। झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ी वाले क्षेत्र से माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है झारखंड की जनजातियां इनमें से किन से समानता रखती है? झारखंड की जनजातियां किन से समानता रखती है? तो श्रीलंका के बेड्डा जनजाति से तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से झारखंड की जनजातियां समानता रखती है। श्रीलंका की बेड्डा जनजाति तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से झारखंड की जनजातियां समानता रखती है। झारखंड की जनजातियां इनमें से किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो झारखंड की जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक तथा द्रविडियन दोनों भाषा परिवार से संबंधित है। झारखंड की जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक तथा द्रविडियन दोनों प्रकार के भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें से किस जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है? किस जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है? तो याद रखिएगा, उराव जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है। उराव जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है। किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा से है? किस जनजाति का संबंध? तो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, इन दोनों जनजातियों का संबंध मालतो भाषा से है। माल पहाड़िया तथा सौरिया पहाड़िया, इन दोनों जनजातियों का संबंध मालतो भाषा से है। कुड़ुक भाषा का संबंध उरांव से है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका कुल जनसंख्या 26.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। 26.2% है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के
अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 0.88% है। झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या 8 है। बिरहोर, कोरवा, बिरजिया, सबर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो ये लगभग 91%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो आपका 91%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो शहरी क्षेत्रों में कितना करेगा? जब 91% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तो शहरी क्षेत्रों में 9% निवास करेगी। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड की जनजातियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड की जनजातियों का समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। ठीक है, झारखंड की जनजातियों का समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। झारखंड की जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। झारखंड की जनजातियों में एकल यानी कि ज्वाइंट फैमिली की व्यवस्था पाई जाती है। झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाजत नहीं होती है। ये सभी के सभी सही हैं। झारखंड की जनजातियों का समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। ठीक है, झारखंड की जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाजत नहीं होती है। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड के जनजातियों में प्रचलित इन विवाहों में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान, ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। अब ये जनजातीय समाज में कुछ विवाह के प्रकार हैं, जैसे कि देखिए, सबसे पहला आपका सेवा विवाह। अब सेवा विवाह में क्या होता है कि अगर आपको सेवा विवाह करना है, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो आप उसके घर जाएंगे, उसके घर जाकर के उसके माता पिता का सेवा करेंगे, तब जाकर के उसके माता पिता आपसे खुश हो जाए तो आपका शादी करवा देंगे। और इस प्रकार की सेवा विवाह जो है जनजातीय समाज में सेवा विवाह के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, विवाह से पहले वर द्वारा यानी कि हस्बैंड जो दुल्हा होता है उसके द्वारा सास ससुर की सेवा करी जाती है। तो ये है आपका सेवा विवाह। खुश करना होगा अपने पत्नी को, पत्नी की माता पिता को खुश करना होगा और खुश कीजिएगा, सेवा से प्रसन्न हुआ तो आपका विवाह हो जाएगा। ये है सेवा विवाह जनजातीय समाज में। हट विवाह, जबरदस्ती वाला विवाह, लड़की चाहे तो आपके घर में आकर रह जाएगी, बैठ जाएगी कि हमको तो करना ही है शादी अपने पति से। तो देखिए, लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर रहती है और इस प्रकार का विवाह को हट विवाह कहते हैं। हरण विवाह, अब हरण विवाह में क्या होगा, लड़की तो हरण नहीं करेगा, अपहरण नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा होता है मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़की लड़कों का अपहरण नहीं करती है, एक्सेप्शन बहुत हर जगह है। चलिए, लेकिन यहां पर क्या है, हरण विवाह का मतलब कि आपको क्या करना है, कोई लड़का जो है किसी लड़की को पसंद करता है, वो उसको उठाकर लाएगा, हरण करके उसका अपहरण करके लेकर के जाएगा। तो ये जो विवाह होता है हरण विवाह कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है? झारखंड की जनजातियों में अखरा, झारखंड की जनजाति अखरा, सरना, युवागिरी, ये सारी की सारी संस्थाएं झारखंड की जनजातियों में पाई जाती है। तो याद रख लीजिएगा, ये जो संस्था, जैसे अखरा में लोग बैठ करके आपस में बात करते हैं, मीटिंग होता है, पूजा पाठ होता है, पंचायत होता है, ये आदिवासी समाज में, जनजातीय समाज में मतलब ये एक प्रकार का जगह है जहाँ पर सब लोग एकत्रित होते हैं। तो अखरा है, सरना है, पूजा पाठ का जगह है, युवा गृह जहाँ पर लोग लड़के बच्चे आकर के मिलते हैं। तो ये सब के सब जगह जो है क्या है, अखरा कहलाता है। सॉरी, झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्थाएं हैं। देखिए, सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? सरना धर्म में जो पूजा करी जाती है वो प्रकृति की पूजा करी जाती है। याद रखिएगा, सरना धर्म में प्रकृति की पूजा करी जाती है। याद रहेगा, सरना धर्म में प्रकृति की पूजा करी जाती है। झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता कौन है? झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता सूर्य देवता सिंह बोंगा। याद रखिएगा, झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता सूर्य देवता हैं। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो ये आपका है संथाल जनजाति की। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है। सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है। आगे देखिए, याद रख लीजिएगा, संथाल जनजाति झारखंड राज्य में। अच्छा, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो पहला जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है झारखंड में वो आपका संथाल है।
दूसरा की बात करें तो वो उरांव है, पहला संथाल, दूसरा उरांव, और उसके बाद देखिए तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है झारखंड राज्य में वो मुंडा है। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मुंडा की है। किसकी? मुंडा की है। अच्छा, कहा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड सबसे पहले संथाल जनजाति, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये सब चारों जनजातियां एक ऊपर से बढ़ते क्रम से निचले क्रम में जाती है जनसंख्या के लिहाज से। ठीक है, संथाल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उरांव, तीसरे नंबर पर मुंडा, चौथे नंबर पर हो। अच्छा, नीचे दिए गए किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभक्त किया है? ये याद रख लीजिएगा, ये है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए कहा जा रहा है कि इस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभक्त किया है। ये आपका है जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम देखेंगे झारखंड की जनजातियों को एक एक करके। तो सबसे पहला जनजाति जो झारखंड में सबसे मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नंबर पर है, टॉप पर है, वो आपका संथाल है। तो संथाल से बात करते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति है। झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो संथाल जनजाति का प्रतिशत अगर बात करें तो 32% केवल अकेले संथाल जनजाति है। 32 जनजातियों में 32% अकेले संथाल जनजातियों की जनसंख्या है। संथाल जनजाति का निवास झारखंड आने से पहले संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था, और पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? पश्चिम बंगाल में इन्हें सौतार नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो झारखंड आने से पहले संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था, और पश्चिम बंगाल में इन्हें सौतार नाम से जाना जाता था। किसे? सौतार नाम से जाना जाता था। संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पर है? संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में। कहां पर? संथाल परगना क्षेत्र में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? भाषाई दृष्टि से अगर देखें तो संथाल जनजाति का संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। कहा जा रहा है इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? तो संथालों का संस्थापक पिता लुगु बुरु को माना जाता है। संथालों का संस्थापक पिता लुगु बुरु को माना जाता है। संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो संथाली भाषा को 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? यह भी याद रख लीजिएगा, यह है आपका 92वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को 2004 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए ओलचिकी क्या है? ओलचिकी संथाली भाषा की लिपि है। ओलचिकी संथाली भाषा की लिपि है। ओलचिकी संथाली भाषा की लिपि है। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है रघुनाथ मुर्मू ने। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया। कहा जा रहा है कि संथाली जनजाति के 4 हडों या फिर वर्णों के संबंध में नीचे दिए गए कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, कहा जा रहा है कि संथाली जनजाति के 4 वर्णों के संबंध में कौन एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं। तो देखिए, संथाली जनजाति को 4 वर्णों में बांटा जाता है, यह भी याद रख लीजिएगा। तो किस्कू हड जो होता है, ये किस्कू हड वर्ण जो है, जैसे कि ये राजा वर्ण के है। ठीक है, राजा वगैरह का जो वर्ण है, राजा का जो कैटेगरी है, उसे किस्कू हड के नाम से जाना जाता है, किस्कू वर्ण। ठीक है, मुर्मू वर्ण पुजारी। ठीक है, मुर्मू वर्ण पुजारी वर्ग को कहा जाता है।
ठीक है। मरूडी वर्ण जो है ये कृषक किसान वर्ग को कहा जाता है। और सोरेन वर्ण सोरेन हड सेवादार को नहीं बल्कि सिपाही को कहा जाता है, सिपाही वर्ग को, रक्षा करने वालों को। तो इसीलिए यहां से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां से ये भी याद रख लीजिएगा, संथाल जनजाति के 4 वर्ण किस्कू हड, मुर्मू हड, मरूडी हड और सोरेन हड। किस्कू हड राजा रजवाड़ा, ठीक है, मुर्मू हड पुजारी वर्ग, मुरुडी हड कृषक वर्ग और सोरेन हड सिपाही वर्ग होता है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है संथाल जनजाति में कितने गोत्र या फिर गोत्र को किली भी कहा जाता है, कितने गोत्र या फिर किली पाए जाते हैं। तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं, 12 गोत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, संथाल एक अंतर जातीय विवाह समूह है। ठीक है, संथाल जनजाति जो है एक अंतर जातीय विवाह समूह है, यानी कि अंतर जातीय शादी भी होता है इसका। ठीक है, और सगोत्रीय विवाह मतलब एक तो अंतर जातीय विवाह ये लोग कर सकता है, अंतरजात में विवाह कर सकता है, लेकिन एक गोत्र में ये विवाह नहीं करता। ये भी याद रखिएगा, एक गोत्र में विवाह नहीं करता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। तो संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, तो दोनों के दोनों सही है। संथाल जनजाति एक अंतरजातीय विवाह समूह है और संथाल जनजाति में बाल विवाह नहीं पाई जाती। संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला जो है वो एक विवाह का एक प्रकार है। किरिंग बापला देखिए क्या होता है, इसमें एक मीडिएटर होता है। किरिंग बापला में क्या होता है, एक मीडिएटर होता है, जैसे कहता है ना जिसको अगवा, तो अगवा के द्वारा ये विवाह तय करवाया जाता है, किरिंग बापला। ठीक है, संथाल जनजाति में किरिंग बापला विवाह का टाइप जो होता है, जैसे कि कोई किसी को जानता है, उस लड़की वाले को भी लड़के वाले को भी, तो लड़की वाले को जाके बोलेगा कि देखिए लड़का एक है हमारे पास, लड़की वाले को बोलेगा लड़का है और लड़के वाले को बोलेगा लड़की है, दोनों के बीच बात करवाएगा और उस प्रकार का विवाह जो संथाल जनजाति में होता है वो आपका किरिंग बापला है। ठीक है, किरिंग बापला। अच्छा, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? ये कौन सा विवाह है भाई? तो ये आपका जो है ये टुनकी दिपिल बापला। याद रखिएगा, टुनकी दिपिल बापला, टुनकी दिपिल बापला। इसमें ये याद रख लीजिएगा, टुनकी दिपिल बापला जो है ये आपके गरीब परिवारों में प्रचलित है, गरीब परिवारों में प्रचलित विवाह है। टुनकी याद रखिएगा, गरीब एक लड़की है, टुनकी गरीब एक लड़की है और जब गरीब परिवार की लड़की है तो उसको वर के घर लेकर के जाया जाता है, वहीं पर उसका सिंदूर दान करवाया जाता है। तो इस प्रकार का जो शादी है उस संथाल जनजाति में उसे टुनकी दिपिल बापला कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर है अपगीर बापला। तो अपगीर बापला क्या है कि अगर किसी लड़का को लड़का लड़की में प्रेम अगर हो गया है तो उसके बाद पंचायत की सहमति ली जाती है। अपगीर बापला में क्या है कि देखिए लड़का लड़की में प्रेम हो जाए, प्यार होने के बाद ये दोनों किसके पास जाएगा? पंचायत के पास जाएगा, कहेगा हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। इस तरह का दुनिया नहीं छोड़ता है, लेकिन याद रखिएगा अपगीर बापला में दो प्रेमी पंचायत के पास जाता है। किसके पास? पंचायत के पास जाता है। पंचायत की सहमति होने के बाद इन दोनों का शादी करवा दिया जाता है। इस प्रकार का शादी अपगीर बापला कहलाता है, अपगीर बापला कहलाता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इतुत बापला। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक इतुत बापला में क्या होता है कि जैसे किसी लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर वो किसी से प्यार करता, ठीक। अब क्या है कि अगर उसको पसंद नहीं है, अब पसंद की लड़की से उसको शादी करना है, तो कोई एक ऐसा ओकेजन होगा, कोई पर्व त्यौहार होगा जहां सब कोई आपस में मिलता जुलता है। उसमें क्या करेगा, लड़का अपने पसंद की लड़की को जाकर के सिंदूर दे देगा और उसके बाद लड़की के घर वालों के द्वारा उसका हामी भर दिया जाता है। तो इस प्रकार का विवाह इतुत बापला कहलाता है। निर्बोलक बापला में क्या होता है कि अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए, और वो क्या करेगी कि अगर उसका लड़के का घर वाला नहीं मान रहा है, लेकिन लड़की जाएगी जबरदस्ती उसके घर में रहना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब जबरदस्ती रहने लगेगी तो पंचायत के द्वारा उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ करवा दिया जाता है और इस प्रकार का विवाह निर्बोलक बापला कहलाता है। एक विवाह हमने और भी देखा था जनजातीय समूह में, हट विवाह, ठीक है, उसी प्रकार का विवाह संथाल जनजाति में निर्बोलक बापला कहलाता है, निर्बोलक बापला। तो सारे के सारे विवाह आपको पता हो गए। इतुत बापला, ठीक है, जिसमें लड़के को पसंद नहीं है तो अपने पसंद की लड़की को सिंदूर लगा देगा। टुनकी दिपिल गरीब लोगों में प्रचलित है। अपगीर बापला अभी हमने देखा, अपगीर बापला में लड़का लड़की जब लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, पंचायत की सहमति मिलती है। निर्बोलक बापला में लड़की को पसंद है, लड़के के घर
वाला नहीं चाहता है, ये जाकर के जबरदस्ती उसके घर में बैठ जाएगी, पंचायत शादी करवा देगा, निर्बोलक बापला। चलिए आगे देखिए, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है? तो ये कौन सा विवाह है भाई? तो ये है आपका धरदी जवाई बापला। धरदी जवाई बापला मतलब जमाए यहीं पर अपना धर शरीर धर दो, है ना, धरदी जवाई बापला। शादी होने के बाद दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ेगा, इस प्रकार के विवाह में धरदी जपाए बापला। ठीक है, आप रहना होगा इसको यहीं पर। अपगिर बापला, अपगिर बापला हमने ये देखा कि लड़का लड़की में प्यार हो गया, पंचायत से सहमति मिला, दोनों का शादी हुआ, अपगिर बापला। सांगा बापला क्या है भाई? सांगा बापला क्या है? तो देखिए सांगा बापला में क्या है कि कोई भी लड़की है किसी कारणवश या फिर दुर्गति से या दुर्भाग्य से अगर वो विधवा हो जाती है, दुर्भाग्य से अगर वो विधवा हो जाती है या फिर किसी लड़की को तलाक हो जाता है, तो विधवा या फिर तलाकशुदा किसी भी लड़की का शादी करवा दिया जाता है विधुर या फिर तलाकशुदा लड़के से। ठीक है, तो विधवा या फिर तलाकशुदा लड़की का विधुर, जैसे कि जिसका लड़की छोड़ दिया या फिर उसकी वाइफ का देहांत हो गया है, उस प्रकार के मर्द को कहा जाता है विधुर, है ना। तो विधवा विधुर, तो विधवा का विधुर से शादी करवा देना, तलाकशुदा लड़की का तलाकशुदा लड़के से शादी करवा देना कहलाता है सांगा बापला। क्या? सांगा बापला कहलाता है। अच्छा, किरिंग जवाई बापला क्या होता है भाई? किरिंग जवाई बापला, देखिए एक किरिंग बापला हमने बोला था कि किरिंग बापला मतलब क्या होता है? बीच बचाव करके शादी करवाना, अगवा, अगवा का शादी कहलाता है किरिंग बापला। लेकिन किरिंग जवाई बापला तो लड़का के द्वारा शादी से पहले, सॉरी, लड़की के द्वारा शादी से पहले अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वह इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह करवाना ही किरिंग जवाई बापला कहलाता है। ठीक है, किरिंग जवाई बापला कहलाता है। तो यहां से देख लीजिए ये सब जनजातियों की शादी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह हो जाता है? अभी हमने बताया था ना अपगिर बापला। ठीक है, अपगिर बापला अभी हमने बताया था कि इसमें पंचायत की समिति से प्रेम विवाह। धरदी जवाई बापला, अरे जवाई जो होता है अपना शरीर यहीं पर धर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहना पड़ेगा घर जवाई बनकर। सांगा बापला, सांगा बापला में क्या होता है? देखिए शादी का एक प्रकार है, अब विधवा का विधुर से शादी करवा देना सांगा बापला। और किरिंग बापला होता है आपका कौन सा? जिसमें अगवा का शादी। लेकिन किरिंग जवाई बापला तो उसमें हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है? तो ये विवाह कहलाता है इतुत बापला। अभी हमने बताया था आपको, ठीक है, ये कहलाता है आपका इतुत बापला। ठीक है, इतुत बापला। उसके बाद देखिए निर्बोलक बापला, तो इसमें हमने आपको बताया है कि निर्बोलक बापला क्या है कि अगर किसी लड़के को लड़का पसंद आ गया, वो उसका लड़के का घर वाला को पसंद नहीं है, वो जाएगी घर में जबरदस्ती बैठ जाएगी, फिर पंचायत के द्वारा शादी करवा दिया जाएगा। निर्बोलक, तुम बोलो या ना बोलो हम तो बोलते हैं। ठीक है, लड़के का परिवार को बोलेगी लड़की, तुम बोलो या ना बोलो हम बोलते हैं, हम तुम्हारे घर में रहेंगे, और पंचायत रखवा देता है। ये होता है निर्बोलक बापला। बहादुर बापला क्या है भाई? बहादुर बापला तो ये थोड़ा बहादुरी करना पड़ेगा, है ना, बहादुरी करना पड़ेगा। लड़का को बहादुरी करके लड़की को जंगल में भगा कर लेकर जाया जाता है और वहां पर उससे लव मैरिज कर लिया जाता है। बहादुरी दिखाना पड़ता है इसमें। ठीक है, बहादुर बापला, बापला मतलब एक तरह से शादी, समझ सकते हैं। बहादुर बापला, लड़के को बहादुरी दिखा करके लड़की को उठा करके लेकर के जाना होता है और शादी करना होता है, तो ये होता है बहादुर बापला। गोलाइटी बापला क्या होता है? गोलाइटी, गोलाइटी देखिए नाम से पता चल रहा है, ये हम लोग के समाज में भी ये प्रचलित है नाम, जिसको कहा जाता है गोल्टो विवाह। गोल्टो मतलब तुम मेरी बहन से, मतलब कोई लड़का है उसके बहन से कोई शादी कर लिया, अब उसकी घर की लड़की उसके घर गई है, तो उसके घर से क्या करेगा लड़की, ये अपने घर लाएगा। तो देखिए यहां पर इस तरह का विवाह, इसके घर में इसका विवाह और इसके लड़की का विवाह इसके घर में, तो ये होता है गोल्टो विवाह। ये होता है गोल्टो विवाह, इसे गोलाइटी विवाह कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है और बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह हो जाता है? यह है आपका निर्बोलक विवाह। तुम बोलो या ना बोलो हम तो बोलेंगे। लड़की जबरदस्ती घर में घुस जाती है, बोलती है हम यहीं रहेंगे, हमको लड़का पसंद है, और कुछ दिन के बाद पंचायत उसको करवाना पड़ता है पंचायत की। इतुत बापला, पसंद के लड़के से शादी नहीं होती है, लड़के के द्वारा सिंदूर लगा दिया जाता है लड़की को किसी भी माध्यम पर, इतुत बापला। अपगिर बापला, जिसमें अभी हमने देखा अपगिर बापला में लड़का लड़की को प्रेम हो जाता है, पंचायत उसको सहमति देता है, हो जाता है। किरिंग बापला,
किरिंग बापला में क्या होता है, मध्यस्थ के माध्यम से या फिर कहते हैं अगवा के माध्यम से शादी करवाया जाता है। अच्छा, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का तथा लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? तो अभी हमने बताया था लड़का को बहादुरी दिखाना पड़ता है बहादुर बापला में और भगा करके लेके जाना होता है जंगल में और वहां विवाह करना होता है। निर्बोलक विवाह, लड़की कहती है तुम बोलो या ना बोलो हम बोलेंगे, हट पूर्वक जबरदस्ती आपके घर में घुस करके शादी कर लेंगे और उसके बाद आपको आप दे या ना दे, मतलब आप बोलिए या ना बोलिए, पंचायत बोलेगा और हमारा शादी हो जाएगा। अपगिर बापला में लड़का लड़की को प्यार हुआ, दोनों में तकरार हुआ, पंचायत आकर के बीच में बीच बचाव करके और कहेगा इसका शादी होगा ही होगा। ठीक है, जवाई बापला, अच्छा हमने क्या देखा, एक घर जवाई बापला के बारे में, किरिंग जवाई बापला, ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक धरदी जवाई बापला, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे कहता है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है, यह है आपका राजा राजी बापला। अच्छा, राजा राजी बापला, दोनों राजा राजी, गांव का पूरा सब कोई राजा है, मतलब सब राजी है और इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है राजा राजी बापला। याद रखिएगा, ठीक है, राजा राजी बापला, गांव के सभी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग का सहमति होता है इसमें और ये है आपका राजा राजी बापला। टुनकी एक गरीब लड़की है और जब गरीब विवाह में, गरीब समाज में, गरीब परिवार में प्रचलित है टुनकी दिपिल बापला, गरीब लड़की का वर के घर में जाकर के सिंदूर दान करवाया जाता है टुनकी दिपिल बापला में। और सांगा बापला में क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाम से नहीं, इसमें क्या है, विधवा का विधुर से शादी, एक विधवा लड़की का, विधवा औरत का विधुर और मर्द के साथ शादी करवाना या फिर तलाकशुदा का शादी करवाना ही सांग बापला होता है। किरिंग जवाई बापला में तो मैंने आपको बताया था इसमें कि शादी से पहले अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद वो इच्छुक व्यक्ति से शादी कर सकती है, तो ये होता है किरिंग जवाई बापला। देखिए, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष से होता है? बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा विवाह है भाई, तो ये है आपका सांगा बापला। किरिंग बापला क्या है, अभी हमने देखा किरिंग बापला, अगर केवल किरिंग बापला हो तो अगवा वाला विवाह है टुनकी दिपिल, गरीब लोगों के, और निर्बोलक बापला, तुम बोलो या ना बोलो पंचायत बोलेगा, हम बैठेंगे तुम्हारे घर में और शादी हो जाएगा, निर्बोलक बापला, जबरदस्ती आएगी। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह के पहले लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है और ये होता है आपका किरिंग जवाई बापला। धरती जवाई बापला में, अरे जवाई बाबू अपना धर यहीं पर धर दो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, शादी के बाद घर जवाई बन के रहना पड़ेगा। सांगा बापला विधवा विधुर का और बहादुर बापला तो याद हो गया होगा आप लोग को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि याद हो रहा है। ठीक है, तो बहादुर बापला में क्या है कि बहादुरी दिखाना पड़ेगा, लड़का को लड़की के भगा करके जंगल में लेके जाना होगा और शादी करना होगा। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह की अगर बात करें तो यह आपका किरिंग बापला। याद रखिएगा, किरिंग बापला जो है संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जिसमें कि अगवा के माध्यम से शादी होती है। इतुत बापला क्या है? इतुत बापला अभी हमने बताया आपको कि इतुत बापला अगर पसंद के लड़के की शादी, मतलब उसमें क्या होता है, लड़की का सिंदूर दे दिया जाता है, किसी ओकेजन वगैरह पे शादी हो जाता है। निर्बोलक भी हमने देख लिया। आगे देखिए, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? तो यह आपका है किरिंग जवाई बापला नहीं होगा, किरिंग बापला होगा। याद रखिएगा, किरिंग बापला। यहाँ पर ये जो है किरिंग जवाई बापला नहीं, किरिंग जवाई बापला में तो यहाँ पर ये था कि ये दूसरा है, ये जवाई यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो शादी है किरिंग बापला शादी, जिसमें कि मध्यस्थ के माध्यम से शादी कराया जाता है। ठीक है, जवाई में प्रेग्नेंट वाला है शादी से पहले। चलिए आगे देख लेते हैं। संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पोन। याद रखिएगा, अभी से ये सारे के सारे बातों को अभी से याद रखना है आपको। ठीक है, कि संथाल जनजाति में जो विवाह होता है उस समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य, संथाल जनजाति की या फिर आदिवासियों का ये बहुत बहुत मतलब इसको एप्रिसिएट किया जाना चाहिए कि इसमें लड़का को दहेज नहीं दिया जाता, बल्कि लड़के वाले लड़की को जब लेकर के जाते हैं तो एक वधु मूल्य देता है, एक उसके एवज में कुछ उसको रुपया पैसा जो भी होता है देता है, लेकिन दहेज प्रथा यहां नहीं है। तो ये बहुत एप्रिसिएट करने वाला बात है। वधु मूल्य को संथाल जनजाति में पून कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, वधु मूल्य को पून कहा जाता है संथाल जनजाति में। निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? कहता है कि निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है?
हैं बिटलाहा। कौन सी सजा का? बिटलाहा जो ये है क्या बोलते हैं, एक सजा का प्रावधान है, ठीक है। और ये बहुत मतलब कहा जाता है कि बहुत कठोर सजा है बिटलाहा सजा, ठीक है, जिसमें कि जो लोग इस प्रकार के दोष में दोषी पाए जाते हैं उसको क्या किया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार, यानी कि कोई भी लोग उसके साथ ना बात करेगा, ना उसके साथ किसी भी प्रकार का मतलब रखेगा, ना उससे कोई तरह का व्यवसाय करेगा, ना उसको व्यवसाय देगा, मतलब हर प्रकार से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है समाज से। बिटलाहा क्या बोलते हैं, बिटलाहा सजा में पोन क्या है, वधु मूल्य है संथाल समाज में। और उसके बाद निर्बोलक क्या है, एक प्रकार का शादी है जिसमें कि लड़की हठपूर्वक जबरदस्ती लड़के के घर में चली जाती है। मरांग बुरु क्या है, ये जो मरांग बुरु है ना, ये संथाल समाज का दूसरा प्रमुख देवता है। याद रखिएगा, संथाल समाज का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु। अच्छा, पहला संथालों का जो पहला प्रधान देवता होता है वो कौन सा, वो होता है आपका सिंगबोंगा या फिर ठाकुर, जिसे सूर्य देवता भी माना जाता है। तो याद रखिएगा, संथालों का जो प्रधान देवता है वो सिंगबोंगा या फिर ठाकुर, ठीक है, और दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु है, ठीक है। एक एक ऑप्शन पर भी बात कर लिया हमने। संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटलाहा के अंतर्गत क्या होता है, दोषी को सामूहिक भोज कराना पड़ता है या फिर दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, तो संथाल समाज में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। याद रखिएगा, संथाल समाज में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। घोटुल पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट पूछा जाएगा, संथाल समाज में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। वहीं पर पोन क्या है, संथाल समाज में एक वधु मूल्य है, बापला शादी कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कहा जाता है संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है, संथाल समाज में विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो बापला, क्या बापला, पोन वधु मूल्य, और उसके बाद घोटुल युवा गृह होता है। घोटुल युवा गृह होता है, घोटुल क्या होता है, युवा गृह, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर देखिए ये जो आंतो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आंतो, ये आपका संथाल समाज में गांव को, जो हम लोग गांव कहते हैं ना, तो संथाल समाज में या फिर संथाल जनजाति में जो इसे गांव को कहा जाता है, आंतो कहा जाता है, ठीक है, आंतो। संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है, आंतू नाम से जाना जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में, याद रखिएगा, संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या करा जाता है, ये पंचायत की बैठक होती है, ठीक है। संथाल समाज में जो मांझी थान होता है उसमें पंचायत की बैठक होती है। मांझी थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मांझी थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है। मांझी थान में पंचायत, ये संथाल समाज का बात हो रहा है, मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है और मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है। ये दोनों सही है, तो मांझी थान पंचायत का बैठक और उसमें महिलाओं का जाना जो है वो वर्जित है, तो याद रख लीजिएगा, ये मांझी थान से रिलेटेड दोनों सत्य हो जाएंगे। संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत आषाढ़ माह में होती है। क्या, आषाढ़ माह में संथाल जनजाति में आषाढ़ माह में क्या होता है, त्योहारों की शुरुआत होती है, ठीक है। त्योहारों की शुरुआत किसमें होती है, आषाढ़ माह में होती है। और देखिए, जब आषाढ़ माह होता है ना, तो आषाढ़ माह में जो बीज वगैरह बोया जाता है, उस समय ये लोग बीज वगैरह बोते समय एक फेस्टिवल मनाता है जिसको एरोक कहा जाता है। क्या, एरोक कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखा हुआ था। तो आषाढ़ आते समय, बीज बोने के समय एक एरोक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए, कहा जाता है संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, संथाल समाज में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो ये बा पर्व के नाम से जाना जाता है। क्या, सरहुल पर्व को बा पर्व के नाम से जाना जाता है, सरहुल को बा पर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखिए, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है, तो अभी हमने बताया था एरोक को, ठीक है। एरोक जो है ये संथाल समाज में आषाढ़ माह में बीज बोते समय ये त्यौहार मनाया जाता है। अब देखिए, बा पर्व है, बा पर्व सरहुल पर्व को कहा जाता है। कर्मा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कर्मा के बारे में। वहीं बंधना भी एक प्रकार का संथाल समाज में एक प्रकार का त्यौहार है, ठीक है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका हरियाड। कौन सा, हरियाड। सावन माह में धान की हरियाली होने पर अच्छी फसल के लिए जो पर्व मनाया
जाता है वो आपका हरियाड़ पर्व है। बंधना क्या बोलते हैं, बंधना जो है ये एक प्रकार का त्यौहार है संथाल जनजाति में। सोहराई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि देखिए कि सोहराई जो होता है संथाल समाज में, जो कार्तिक अमावस्या होता है ना, कार्तिक अमावस्या, तो उसमें जो पशु होते हैं, जो जंतु जीव जंतु होते हैं, उसके सम्मान में सोहराई पर्व मनाया जाता है संथाल जनजाति। और बा पर्व क्या है, ये आपका सरहुल है, ठीक है, संथाल जनजाति का। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या में पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है, तो ये आपका कौन सा है, सोहराई है, सोहराई पर्व है। कौन सा, सोहराई पर्व है, ठीक है, याद रहेगा, सोहराई पर्व। ठीक, अब आगे देखते हैं संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है, तो ये आपका है सकरात। कौन सा, पौष माह में घर परिवार की कुशलता के लिए, पौष माह में घर परिवार की, पूष माह में, ठीक है, घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार जो है ये आपका है कौन सा, सकरात, ठीक है, यह आपका सकरात है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार माघ के महीने में गांव के ओहरेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है, तो ये कौन सा है भाई, ये आपका भागसिंह, याद रख लीजिएगा, भागसिंह। देखिए माघ महीने में गांव का जो ओहदेदार होता है उसको आने वाले समय में जो ओहदा देने का स्वीकृति होता है उसमें भागसिंह मनाया जाता है। ये रोग के बारे में तो हमने बात कर ही लिया, आषाढ़ महीने में बीज बोते समय इसको मनाया जाता है। सोहराई कब मनाया जाता है, तो सोहराई मनाया जाता है कौन से समय में, सोहराई मनाया जाता है आपका कार्तिक अमावस्या में, पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक अमावस्या में पशुओं के। और ये जो बाहा पर्व है ये संथाल जनजाति का ही पर्व है। और फागुन महीने में शुद्ध जल के लिए फागुन महीने में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली को बाहा पर्व कहा जाता है संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार फागुन महीने में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है, तो ये आपका बाहा है। कौन सा, बाहा पर्व है। कौन सा, बाहा पर्व है, ठीक है, याद रहेगा। और ये जो जापाड़ है, जापाड़ भी संथाल जनजाति का ही एक पर्व है, तो याद रख लीजिएगा, बा पर्व, सरहुल, बाहा होली के समय, ठीक है, शुद्ध जल से, कर्मा जो है ये पर्व है भाई बहन का प्यार, उसके बाद बाहा जो है जो शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संथाल जनजाति के बारे में कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं कि संथाल जनजाति में कौन सा कथन सत्य है। तो संथाल जनजाति में कॉम्ब कट चित्रकारी प्रचलित है, बिल्कुल सही है, संथाल जनजाति में कॉम्ब कट चित्रकारी प्रचलित है। संथाल जनजाति में गुदना गुदवाने का प्रचलन पाया जाता है, संथाल जनजाति में गुदना गुदवाने का प्रचलन पाया जाता है। संथाल जनजाति में पुरुषों के द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्के का चित्र बनवाया जाता है, बिल्कुल सही, संथाल जनजाति में कॉम्ब कट चित्रकारी प्रचलित है। संथाल जनजाति में गुदना गुदवाने की प्रथा है। संथाल जनजाति में पुरुषों के द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः जनरली सिक्के का चित्र बनवाया जाता है। संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है, संथाल जनजाति में माह को जाना जाता है इतुत बोंगा, एक मिनट, बोंगा, ठीक है, संथाल जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है, तो संथाल जनजाति में जो माघ बोंगा से वर्ष की शुरुआत होती है। संथाल जनजाति में माघ बोंगा से वर्ष की शुरुआत होती है। संथाल जनजाति में माघ बोंगा से वर्ष की शुरुआत होती है। संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो चावल से बने स्थानीय मदिरा को हड़िया तथा पोचाई दोनों कहा जाता है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति में क्या बोलते हैं, प्रचलित चावल से बने, सड़े हुए चावल से बने मदिरा को कहा जाता है हड़िया तथा पोचाई, ये दोनों कहा जाता है। संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। दूसरे नंबर के जो देवता है, दूसरे नंबर के प्रमुख देवता है मरांग बुरु है, ठीक है। और याद रखिएगा संथालों का प्रधान ग्राम देवता जो है वो आपका जाहेर एरा है। संथाल जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा, दूसरे नंबर का प्रमुख देवता मरांग बुरु, और गांव का प्रधान देवता जो है वो आपका जाहेर एरा होता है, ठीक है, जाहेर एरा होता है। अब ये उड़ाक बोंगा क्या है भाई, तो उड़ाक बोंगा संथालों का जो होम देवता, गृह देवता कहा जाता है, कुल देवता जैसे, तो गृह देवता संथालों का गृह देवता उड़ाक बोंगा, सिंह बोंगा सर्व प्रमुख देवता, मरांग बुरु दूसरे नंबर का प्रमुख देवता, जाहेर एरा गांव का देवता, ग्राम प्रधान देवता, और ये जो है घर का देवता, गृह देवता उड़ाक बोंगा, ठीक है। संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता मरांग बुरु है। और उसके बाद संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो जाहेर एरा से। संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहेर एरा का निवास स्थान क्या कहलाता है, जाहेर थान कहलाता है। क्या, जाहेर थान कहलाता है, ठीक है। जाहेर थान क्या होता है, देखिए सखवा का पेड़ तथा महुआ का पेड़
अब जहाँ पर होता है तो उन सब के झुरमुट के बीच में ये जाहिर थान, कहा जाता है, इनके झुरमुट के बीच में जाहिर एरा बाबा का निवास स्थान है। ठीक है, जाहिर थान। चलिए, संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच होता है? तो सखवा और महुआ दोनों, सखवा और महुआ दोनों हो जाएगा। ठीक है। संथाल जनजाति के गृह देवता को क्या कहा जाता है? उड़ाक बोंगा। क्या? उड़ाक बोंगा। संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? संथाल जनजाति में मृत्यु के बाद जो शव को है वो जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है। दोनों प्रकार की प्रथा इसमें प्रचलित है, तो याद रख लीजिएगा, संथाल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जलाया या दफनाया दोनों जाता है। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। याद कीजिए हमारे साथ, संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। इस तरह से पढ़िए कि बाद में आपको ज्यादा तकलीफ ना हो और एक बार में आप केवल देखेंगे और सब के सब फैक्ट आपके दिमाग में छप जाएंगे। संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य? तो यहां से देखिए कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो संथाल स्त्रियां जो है जादू टोना के लिए विशेषज्ञ मानी जाती है। संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है, यही सत्य है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि महिलाओं को निश्चित रूप से गुदवाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, महिलाओं पर्दा में रहती है संथाल जनजाति में, ये तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा केवल संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती। अब अगला जो जनजाति है वो आपका है उरांव जनजाति। कौन सा? उरांव जनजाति। और उरांव जनजाति के बारे में तो पता है कि दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या, जो झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन सी जनजाति है? तो ये आपका उरांव जनजाति है। देखिए, पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। झारखंड की कुल जनजातीय संख्या, जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? झारखंड की कुल जनसंख्या, कुल जनजातीय जनसंख्या का उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 20%। हमने देखा 32% अकेले क्या है? उरांव जनजाति है और 20% संथाल जनजाति है और 20% आपका उरांव जनजाति है। 20% उरांव जनजाति। झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण किधर की ओर ज्यादा है? तो झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल तथा पलामू, इन दोनों में ज्यादातर देखने को मिलता है। झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण ज्यादातर किधर की ओर देखने को मिलेगा? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। ठीक है, और आपका पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले कौन कौन से? आपको पलामू, गढ़वा, लातेहार। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा। ठीक है, तो ये सब जो जिले हैं ये आपको याद रखने भी हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आगे। देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में तो ये दोनों हो गया। अब ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास जो माना जाता है वो दक्कन का पठारी क्षेत्र। दक्कन किधर की ओर है भाई? ये जो आपका भारतीय प्रायद्वीप है, इधर ही आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र है। तो कहा जाता है उरांव जनजाति का मूल निवास जो माना जाता है वो आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र माना जाता है। उरांव जनजाति की भाषा, उरांव जनजाति की भाषा क्या है? उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक। मालतो के बारे में भी देखा था, मालतो जनजाति की भाषा के बारे में भी। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। और ये जो कुड़ुक भाषा है ना, ये कुड़ुक भाषा आपका द्रविड़ परिवार से संबंधित है। किससे? द्रविड़ प्रकार की परिवार की भाषा है, याद रखिएगा। तो कुड़ुक शाब्दिक अर्थ से इसका क्या है? मनुष्य होता है। कुड़ुक का संबंध में से किस भाषा समूह से है? किस भाषा समूह से? तो अभी ने देखा द्रविड़ भाषा, एक मिनट, ये आपका क्या हो गया? द्रविड़ परिवार की भाषा समूह से है। ठीक है, कुड़ुक शब्द का संबंध, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है। प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध किससे है? तो प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध जो है ये आपके द्रविड़ समूह से है। उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। और द्रविड़ समूह की भाषा कुड़ुक भाषा, कुड़ुक को मनुष्य, शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उसका कारण दिया गया। तो चलिए देखते हैं। उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। बिल्कुल सही, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। ठीक है, तो देखिए कथन तथा कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। देखिए, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है और उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति होने के कारण विकसित है। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था वो शरत चंद्र राय ने किया था। उरांव जनजाति का सबसे पहले जो अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन किया था, ठीक है, ये शरत चंद्र राय ने किया था। ठीक है, उरांव जनजाति के संबंध इनमें से उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। उरांव जनजाति में गुदना की प्रथा प्रचलित है। उरांव जनजाति में गुदना की प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल सही है। उरांव जनजाति में गुदना की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, और जिस भी महिलाओं का गुदना करवाना ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, उरांव इस जनजाति की महिलाएं गुदना को अधिक महत्व देती हैं, तो बिल्कुल सही, याद रखिएगा। उरांव जनजाति की महिलाएं गुदना को अधिक महत्व देती हैं और गुदना की प्रथा उरांव जनजाति में प्रचलित है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह को निषेध माना जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय मतलब एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाएगा। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो आयोजित विवाह है। ठीक है, आयोजित विवाह उरांव जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है। जैसे कि हमने संथाल जनजाति में जो विवाह देखा था वो किरिंग बापला विवाह प्रचलित विवाह था, और भी बहुत सारे विवाह के प्रकार देखे, लेकिन किरिंग बापला सबसे प्रचलित विवाह था। उसी प्रकार से उरांव जनजाति में प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह में क्या होता है? आयोजन करना, और विवाह का आयोजन इसमें कौन करता है? तो वर पक्ष को विवाह का आयोजन भी करना पड़ता है और वर पक्ष को वधु मूल्य भी देना पड़ता है। याद रखिएगा, तो क्या हो गया? सर्वाधिक प्रचलित विवाह उरांव जनजाति में आयोजित विवाह है। अच्छा, उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है? तो ये सेवा विवाह ही हो जाएगा। कौन सा विवाह? सेवा विवाह हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका सेवा विवाह, जिसमें कि भावी वर मतलब कि जो होने वाला वर है, होने वाला दूल्हा, होने वाला दामाद क्या करेगा? अपने भावी वधु, अपनी होने वाली पत्नी के परिवार की सेवा करता है जाकर के। बहुत अच्छा बात है भाई, करना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आम समय आजकल नहीं होता है इस तरह से, लेकिन चलिए कोई नहीं। चलिए, क्या है? भावी वधु की सेवा करता है, और अगर खुश हो गया तो आपका शादी करवा देगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने के लिए जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने के लिए जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे सहियारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहियारो कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए क्या है कि सहिया चरण, इसमें क्या होता है कि उरांव जनजाति में, याद रहेगा, कि आपस में नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव किया जाता है। अब सहिया का चुनाव कैसे होता है? ठीक है, तो हर 3 साल पर धनकटनी होने के बाद सहिया चरण समारोह होता है, सहिया चयन समारोह, और उसमें सहिया का चयन किया जाता है। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को कहा जाता है गोई तथा करमडार। क्या कहा जाता है? गोई तथा करमडार। याद रहेगा, उरांव जनजाति में आपसी मित्रता में लड़कियों के जो मित्र बनते हैं उसे गोई, करमडार या फिर लार या संगी भी कहा जाता है। ठीक है, लार या फिर संगी भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो लड़कियों का जो मित्र होता है आपसी मित्रता में, ठीक है, जो बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है? गोई तथा करमडार, या फिर लार भी कहा जाता है, या फिर संगी भी कहा जाता है। अब इससे अगर इससे विवाह हो जाए तो लड़कियों की जो पत्नी होती है एक दूसरे को आपस में लारिन या संगिनी भी बुलाती है। चलिए आगे देखते हैं। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लार तथा संगी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उरांव जनजाति में 2 मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? उरांव जनजाति में 2 मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन तथा संगिनी भी बुलाती हैं। ठीक है, एक दूसरे को लारिन तथा संगिनी। उरांव जनजाति के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? कहा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए,
अच्छा, उरांव जनजाति के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। इस जनजाति में, उरांव जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता, ये सही बात है, ठीक है। उरांव जनजाति में एक ही गांव के बीच लड़का लड़की का विवाह नहीं किया जाता। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि उरांव जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, ये भी सही है, क्योंकि उरांव जनजाति जो है वो पितृसत्तात्मक या फिर कह सकते हैं पितृवंशीय समाज है, ठीक है, पितृसत्तात्मक या फिर पितृवंशीय। तो परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होगा और एक गांव में लड़के लड़की का शादी नहीं होता है, ठीक है, एक ही गांव के लड़के लड़की का। उरांव जनजाति के युवा गृह को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति के युवा गृह को, उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमकुरिया कहा जाता है, ठीक है। देखिए, घोटुल किसे कहा जाता है? घोटुल संथाल जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है, संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। देखिए, अब ये युवा गृह क्या होता है? युवा गृह देखिए क्या होता है कि जो जनजाति होते हैं, जो आदिवासी समाज के जो युवक युवतियां जो भी होते हैं, उसको वहां पर ट्रेन किया जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है। तो इस प्रकार का एक जगह होता है जो कि युवा गृह कहलाता है। संथाल जनजाति में इस युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। उरांव जनजाति में घुमकुरिया कहा जाता है। क्या? उरांव जनजाति में घुमकुरिया कहा जाता है। चलिए, उरांव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा है क्या? उरांव जनजाति में जो प्रचलित अखाड़ा है वो क्या है? तो वो एक नाच का मैदान होता है, ठीक है। पर उरांव जनजाति में जो प्रचलित अखाड़ा, अखाड़ा क्या होता है? नाच का मैदान होता है उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। क्या? उरांव जनजाति में पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। उरांव जनजाति में पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है? कहा जाता है आपका किरिया। क्या? उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? किरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? किरिया कहलाता है। और उरांव जनजाति का जो मेन डांस होता है, डांस फॉर्मेट, उसे यदुर कहा जाता है। क्या? उसे यदुर कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को किरिया कहा जाता है। उरांव जनजाति के इंपॉर्टेंट फेमस डांस को कहा जाता है, प्रचलित डांस को यदुर कहा जाता है, ठीक है, यदुर कहा जाता है। याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को कहा जाता है? यदुर कहा जाता है, यदुर, ठीक है। उरांव जनजाति के द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कहा जाता है कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, ये जो आपका उरांव जनजाति के संबंध में, तो देखिए, उरांव जनजाति जो होता है बैसाख के समय जो शिकार करता है उसे वीसु सेंद्रा कहा जाता है। क्या? बैसाख के समय जो शिकार करता है उसे वीसु सेंद्रा कहा जाता है। फागुन के समय जो शिकार करता है उसे फागु सेंद्रा, और सावन के समय जो शिकार करता है उसे जेठ शिकार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा याद रखिएगा। जेठ के समय नहीं बल्कि सावन के समय किए जाने वाले शिकार को उरांव जनजाति में जेठ शिकार कहा जाता है। तो तीनों सही हो जाएगा। उरांव जनजाति के द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा अनौपचारिक शिकार को दौराहा शिकार कहा जाता है। क्या? उरांव जनजाति के द्वारा अनौपचारिक अनऑफिशियल शिकार जो किया जाता है, मतलब कोई पर्व व त्योहार पर नहीं बल्कि ऐसे ही कर लिया जाता है, तो इसे कहा जाता है दौराहा शिकार। क्या? फागु शिकार फागुन के समय में, जेठ शिकार एक तरह से कहा जाता है कि सावन के समय या फिर वर्षा ऋतु जब आरंभ होने वाला होता है, शुरू होने वाला तो उस समय। और जो माघी शिकार होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या संबंध है, ठीक है। आगे देखिए, उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कैसे होता है? उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है गेहूं की फसल कटने के बाद, या फिर धान की फसल कटने के बाद, धान की फसल लगाने से पहले, या फिर होली के बाद। तो उरांव जनजाति में धान की फसल कटने के बाद वर्ष का प्रारंभ होता है। उरांव जनजाति में धान की फसल कटने के बाद वर्ष का प्रारंभ होता है। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो उरांव जनजाति में धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है जतरा, ठीक है, जतरा त्योहार। उरांव जनजाति में धर्मेश देवता के सम्मान में जतरा त्योहार मनाया जाता है। उरांव जनजाति में धर्मेश देवता के सम्मान में जतरा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, उरांव जनजाति में से कौन सा त्योहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो पशुओं के सम्मान में उरांव जनजाति में, याद रखिएगा, पशुओं के सम्मान में उरांव जनजाति में सोहराय मनाया जाता है। अच्छा, संथाल में भी हमने देखा था यही बात, ठीक है, पशुओं के सम्मान में, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। उरांव जनजाति जो है अस्थायी कृषक बन गई है, बिल्कुल सही बात है। उरांव जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। वहीं पर इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल है, बिल्कुल सही बात है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन जो है वो चावल तथा जंगली पक्षी है। याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहा जाता है, चावल, जंगली पक्षी, ठीक है। और याद रखिए यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है, तो ये याद रखिएगा। यह जनजाति स्थायी कृषक बन गई है। चावल तथा जंगली पक्षी इस जनजाति का प्रमुख भोजन है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांव के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? याद रखिएगा इस बात को कि जो प्रारंभ में शुरू में जो भुइंर उरांव के द्वारा, देखिए ये भी कहा जाता है कि उरांव के द्वारा जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाई गई भूमि को भुइंर भूमि कहा जाता है, ठीक है। भुइंर भूमि कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। और जो उरांव, ऐसे उरांव जो कि जंगल को साफ करके उस पर कृषि करने लगे, उसे भुइंर, और उसके द्वारा बनाया गया जमीन को भुइंर जमीन कहा जाता है, ठीक है। अब कहता है उरांव जनजाति में मेहनत का विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति में मेहनत के विनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पसरी। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में मेहनत के विनिमय मतलब कि हम तुम्हारे घर में कुछ काम कर देंगे, तुम हमारे घर में कुछ काम कर देना, इस मतलब क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है पसरी कहा जाता है, ठीक है। अब उरांव जनजाति का प्रमुख पेय क्या है? उरांव जनजाति का प्रमुख पेय अगर बात करें तो उरांव जनजाति का प्रमुख पेय हड़िया है, चावल से बनाया जाता है, ठीक है। उरांव जनजाति के निम्न में कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश देवता है। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश देवता है, ठीक है। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश देवता। अब आगे देख लेते हैं। और अभी हमने देखा था संथाल का, तो वो सिंगबोंगा था, ठीक है। सिंगबोंगा दूसरे नंबर का मरांग गुरु था संथाल में, ठीक है। याद रखिएगा ये सब बात। अब उरांव जनजाति की देवता धर्मेश की तुलना नीचे किस देवता से करी जाती है? ठीक है, तो ये करा जाता है सूर्य देवता से। जैसे कि सिंगबोंगा का भी कंपेरिजन सूर्य देवता से करा जाता है, वहीं धर्मेश की तुलना भी सूर्य देवता से करी जाती है। उरांव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में मिलान करें, कहा जा रहा है उरांव जनजाति के निम्न मिलान सही संबंध करना है, ठीक है। देखिए ये जो उरांव जनजाति में मरांग बुरु होता है वो पहाड़ का देवता होता है। उरांव जनजाति में मरांग बुरु होता है पहाड़ का देवता। ठाकुर देव गांव का देवता है, ठाकुर देव गांव का देवता है, ठीक है। और डिहवार जो होता है वो आपका सीमांत देवता होता है, सीमाना पर रहता है। और पूर्वजा आत्मा कुल देवता होता है। देखिए याद रखिए फिर से, संथाल जनजाति में दूसरे नंबर के इंपॉर्टेंट देवता को मरांग बुरु कहा जाता था, लेकिन उरांव जनजाति में मरांग बुरु पहाड़ का देवता है। क्या? पहाड़ का देवता है। ठाकुर देव ग्राम देवता है, डिहवार सीमांत देवता यानी कि सीमा पर रक्षा करने वाला, और पूर्वज आत्मा जो है ये आपका कुल देवता है उरांव जनजाति में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। उरांव जनजाति के द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा करी जाती है? उरांव जनजाति के द्वारा फसल की रोपनी के समय जो पूजा करी जाती है उसे भेलवा पूजा कहा जाता है। उरांव जनजाति के द्वारा फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा कहा जाता है। उरांव जनजाति के द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा करी जाती है? उरांव जनजाति के द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार जो पूजा करी जाती है उसे गोरेया पूजा कहा जाता है। और भेलवा पूजा किस कहा जाता है? तो फसल की रोपनी के समय जो पूजा किया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा उसे भेलवा पूजा, और गांव के कल्याण के लिए हर वर्ष एक बार जो पूजा कराया जाता है उसे गोरेया पूजा कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर आगे देखिए, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? तो ये होता है पुजार। देखिए उरांव जनजाति में गांव का धार्मिक प्रधान पाहन होता है और उसका सहयोगी होता है पुजार। उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान पाहन का सहयोगी होता है पुजार। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के पूर्वजों की निवास स्थान को शासन कहा जाता है। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहा जाता है। उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने के लिए इनमें से कौन सा संस्कार
किया जाता है। तो ये किया जाता है हड़बोरा संस्कार। हड़बोरा संस्कार उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों की हड्डियों को, हर एक लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने के लिए हड़बोरा संस्कार किया जाता है। देखिए, उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हड़बोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है कोहा बेंजा। क्या? कोहा बेंजा कहा जाता है। इसे भी याद रख लीजिएगा, कोहा बेंजा। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं। उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। देखिए, जो उरांव जनजाति, जो मेन रूप से जो सनातनी उरांव जनजाति है, उन्हें सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। और जो कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियन में, जैसे बहुत सारे आदिवासी कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन धर्म को एडॉप्ट कर लिया है, चूंकि ये लोग सनातनी थे लेकिन अडॉप्ट कर लिया, तो जो सनातनी थे उन्हें दाह संस्कार किया जाता, बल्कि जो ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लिया है उनको दफनाया जाता है ईसाई के मान्यता के अनुसार। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। उरांव जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति के युवागिरी को घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। कहता है उरांव जनजाति में घुमकुरिया, और संथाल जनजाति में जो युवागिरी था उसे घोटुल कहा जाता था, और उरांव जनजाति में घुमकुरिया। ठीक है, उरांव जनजाति में घुमकुरिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। घुमकुरिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। अच्छा, तो घुमकुरिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो घुमकुरिया है, ये क्या है? घुमकुरिया अभी हमने देखा कि उरांव जनजाति का युवागिरी, और युवागिरी में क्या होता है, जैसे कि उरांव जनजाति के जो युवक युवतियाँ होती हैं उनको जनजातीय रीति रिवाजों या फिर उसका क्या मतलब ये कह सकते हैं कि उसके रीति रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशन, ये सब का वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बताया जाता है। तो घुमकुरिया युवागिरी। अब घुमकुरिया में युवक युवतियों को, उरांव जनजाति के युवक युवतियों को 10 से 11 साल के उम्र में 10 से 11 साल की उम्र में उसमें प्रवेश दिया जाता है, और अगर उसकी शादी हो जाती है तो युवागिरी से उसका सदस्यता समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा, घुमकुरिया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। घुमकुरिया यानी कि युवागिरी में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है, और वो होता है, एक तरह से कहा जाता है, सरहुल के समय। ठीक है, सरहुल के समय युवागिरी में एक बार उरांव जनजाति में प्रवेश दिया जाता है। घुमकुरिया में प्रवेश के लिए दीक्षा समारोह का आयोजन भी किया जाता है, और घुमकुरिया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, यानी कि सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हम लोगों ने नहीं देखा था। ठीक है, घुमकुरिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, तो इसमें हमने नहीं देखा था। चलिए देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि उरांव, इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों का, परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, युवक युवती दोनों को दिया जाता है। इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता और विवाह होते ही घुमकुरिया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो दोनों हमने देख लिया था इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। घुमकुरिया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? तो सरहुल के समय। सरहुल के समय घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो ये किया जाता है, आपको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका पूना जोखर, एक होता है मांझ जोखर, और तथा कोहा जोखर। याद रखिएगा, घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पूना जोखर, याद रखिएगा, पूना जोखर, मांझ जोखर, ठीक है, मांझ जोखर और कोहा जोखर, 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया जाता है। घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को, याद रखिएगा, उसको सदस्यों को कहा जाता है पूना जोखर। ठीक है, घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य जो होते हैं उसे पूना जोखर कहा जाता है। 3 साल बाद उसे मांझ जोखर कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है? पूना जोकर है। ठीक है, प्रवेश करने के साथ ही उसे पूना जोकर कहा जाता है। मांझ जोकर 3 साल के बाद, कोहा जोकर है। ठीक है, ये तीनों है, लेकिन ये पेल जोकर नहीं है। घुमकुरिया नामक संस्था में युवकों के लिए नीचे दिए गए किसका प्रबंध किया जाता है? किसका किया जाता है भाई? तो ये आपको किया जाता है जोख एड़पा का। किसका? जोख एड़पा का। जोख एड़पा, देखिए, युवक के लिए जोख एड़पा तथा युवतियों के लिए पेल एड़पा अलग अलग प्रबंध होता है। जोख का अर्थ एक तरह से कुआरा होता है, याद रखिएगा। तो देखिए, जोख एड़पा युवकों
युवकों के लिए किया गया प्रबंध है और पेल एड़पा जो है ये युवतियों के लिए, ठीक है। अच्छा, जोंक एड़पा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, घुमकुरिया नामक संस्था में जोंक एड़पा के मुखिया को क्या कहा जाता है? जोंक एड़पा के मुखिया को कहा जाता है धांगर, ठीक है, धांगर, इसीलिए जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। घुमकुरिया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरिन कहा जाता है, ठीक है, बड़की धांगरिन कहा जाता है। अब देखिए, घुमकुरिया के अधिकारियों को बदलने के लिए इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता है? तो याद रखिएगा, मुखिया हंडी। घुमकुरिया के अधिकारियों को बदलने के लिए मुखिया हंडी का आयोजन किया जाता है। मुखिया हंडी समारोह के दौरान क्या किया जाता है? मुखिया हंडी समारोह के दौरान हड़िया पिया जाता है, ठीक है, हड़िया पिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जनजातियों को जिस तरह से देख रहे हैं, तो आपको थ्योरी भी नहीं देखना है, बस केवल अगर एमसीक्यू भी अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पर एनालिसिस भी किया जा रहा है साथ के साथ, और अगर इतना भी याद रहेगा तो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। चलिए, अब हम देखेंगे तीसरे नंबर की जनजाति मुंडा जनजाति। कौन? तीसरे नंबर की जनजाति मुंडा जनजाति। झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो ये आपका मुंडा है। पहले नंबर पे संथाल, दूसरे नंबर पे उराव और तीसरे नंबर पे मुंडा। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है? झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत में मुंडा जनजाति का प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो आपका 14% है। देखिए, 32% किसका? आपका कौन सा? संथाल जनजाति का। लगभग 18 से 20% जो है ये आपका किसका? तो ये आपका है उराव जनजाति का। और 14% जो है ये है आपका किसका? लगभग 14% किसका? तो मुंडा जनजाति का, ठीक है, मुंडा जनजाति का। तो याद रखिएगा सबके सब। कहा जा रहा है मुंडा शब्द का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? मुंडा शब्द का सामान्यतः अगर अर्थ पूछा जाए तो मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, यानी कि मुंडा, देखिए, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? मुंडा शब्द का अगर विशिष्ट अर्थ पूछा जाए तो गांव का जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है? मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है, जबकि उराव का संबंध द्रविड़ से था। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है। मुंडा जनजाति की भाषा अभी हमने देखा, उराव की भाषा कुड़ुख था, ठीक है, और मुंडा की भाषा मुंडारी। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। अभी हमने देखा था द्रविड़ भाषा परिवार से कुड़ुक भाषा का संबंध है, जबकि मुंडा का भाषा मुंडारी का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक परिभाषा परिवार से है। इनमें से किस जनजाति के द्वारा स्वयं को होड़ो को भी कहा जाता है? किस जनजाति के द्वारा? तो मुंडा जनजाति के द्वारा स्वयं को होड़ो को भी कहा जाता है। मुंडा जनजाति के द्वारा स्वयं को होड़ो को भी कहा जाता है, और मुंडा जनजाति के द्वारा अपनी भाषा में होड़ोको को होड़ो जगर भी कहा जाता है। होड़ोको को एक मिनट, निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं? याद रखिएगा, निम्न में से अपनी भाषा को मुंडा जनजाति होड़ो जगर कहते हैं। देखिए, मुंडा जनजाति की भाषा अभी हमने देखा, मुंडा जनजाति की भाषा जो है मुंडारी, और मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है, ठीक है। मुंडा इसमें से किस जनजाति के द्वारा स्वयं को होड़ो को कहा जाता है? मुंडा जनजाति के द्वारा स्वयं को होड़ो को कहा जाता है, और अपनी भाषा को मुंडा जनजाति के द्वारा होड़ो जगर भी कहा जाता है, कि ठीक है। प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? तो मुंडाओं का निवास स्थान आजिमगढ़, कालंजर, गढ़पाली, ये सभी के सभी जगह में रहा है। याद रखिएगा, मुंडाओं का जो प्राचीन निवास स्थान रहा है वो आपके आजिमगढ़, कालंजर, गढ़पाली, ये सब सभी के सभी जगह में रहा है। देखिए, मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? मुंडा जनजाति के लोग रिजगढ़, याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जामिनेशन में सवाल है कि मुंडा जनजाति के लोग रिजगढ़, यानी कि जो अभी रिसेंट में प्रेजेंट टाइम में राजगीर है, बिहार का राजगीर, उसे रिजगढ़, तो रिजगढ़ से आए थे मुंडा जनजाति के लोग, ठीक है। मुंडा जनजाति झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? झारखंड के किस जिले में? तो देखिए, रांची जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के लोगों को
या फिर तमाड़ी मुंडा भी कहा जाता है। मुंडा जनजाति के लोगों को पातर मुंडा तथा तमाड़ी मुंडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पातर मुंडा तथा तमाड़ी मुंडा ये भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जाता है। मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है। मुंडाओं के द्वारा बनाई गई भूमि, मुंडाओं के द्वारा निर्मित जो भूमि है उसे खुटकट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उरांव के द्वारा जो भूमि साफ करी गई उसे भुइंयरी भूमि कहा गया। मुंडाओं के द्वारा जो भूमि निर्मित किया गया इसके द्वारा उसे खुटकट्टी कहा गया। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या तात्पर्य है। देखिए, मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का तात्पर्य होता है परिवार से। खूंट का तात्पर्य परिवार से होता है। मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो मुंडा जनजाति में स्वगोत्रीय विवाह वर्जित है। हमने उराव जनजाति में भी स्वगोत्रीय विवाह को वर्जित देखा, हमने संथाल जनजाति में भी स्वगोत्रीय विवाह को वर्जित देखा। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। मुंडा जनजाति में, ये तो हमने उराव जनजाति में भी आयोजित विवाह को ही देखा था, सर्वाधिक प्रचलित रूप। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं, बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था के नाम का संबंधित मिलान करने के लिए कहा जाता है। देखिए, युवागिरी को मुंडा जनजाति में गीती ओड़ा कहा जाता है। युवागिरी को मुंडा जनजाति, मुंडा समाज में, मुंडा संथाल जनजाति में युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। मुंडा उराव जनजाति में घुमकुरिया कहा जाता है और मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, गीती ओड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहा जाता है। मुंडा जनजाति, जैसे कि हमने देखा था संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है, तो संथाल जनजाति में विवाह को कहा जाता है बापला। वैसे ही मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहा जाता है। अच्छा, मुंडा विवाह में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, सगाई। मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है। और वधु मूल्य किसे कहा जाएगा, तो वधु मूल्य गोनोंग टका को कहा जाएगा। वधु मूल्य गोनोंग टका को कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कि मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा गोनोंग टका, और या फिर इसे कुरी गोनोंग भी कहा जाता है। कुरी गोनोंग भी कहा जाता है। जैसे गोनोंग टका, उसी तरह से बस गोनोंग आप देखिएगा तो गोनोंग टका विधवा विवाह वधु मूल्य को कहा जाता है। वहीं संथाल जनजाति में हमने वधु मूल्य को पून देखा था। क्या कहा था, पून कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जाता है मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का सही मिलान करें। क्या कहा जा रहा है, सही मिलान। ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है मुंडा जाति में, मुंडा कहा जाता है। ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्राम प्रधान को राव जनजाति में मुंडा कहा जाता है। ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, हाथू कहा जाता है। क्या, ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है, हाथू मुंडा। ठीक है, ग्राम प्रधान को मुंडा, ग्राम पंचायत को हाथू, ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा कहा जाएगा। परहा पंचायत प्रधान को मानकी कहा जाता है। क्या, मानकी। तो देख लीजिए, ग्राम प्रधान को क्या कहा जाएगा, मुंडा कहा जाएगा। ग्राम पंचायत को क्या कहा जाएगा, हाथू कहा जाएगा। ग्राम पंचायत प्रधान को हाथू मुंडा कहा जाएगा और परहा पंचायत प्रधान को मानकी कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है। मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर जो ये बनता है, क्या बोलते हैं कि पंचायत, कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है, परहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परहा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बने पंचायत को परहा कहा जाता है। मुंडा जनजाति की पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, मुंडा जनजाति की पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति की पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो गोनोंग टका या फिर कुरी गोनोंग, दोनों से जाना जाता है। याद रखिएगा, गोनोंग टका। ठीक है, चलिए, वधु मूल्य। चलिए आगे देख लेते हैं कि मुंडा जनजाति में तलाक को नीचे दिए गए किस नाम से जाना जाता है, तो तलाक को जाना जाता है साक मचारी से। तलाक को जाना जाता है साक मचारी से। तलाक को जाना जाता है साक मचारी से। ठीक है, और गोनोंग टका वधु मूल्य को कहा जाता है। कुरु गोनोंग भी वही है, उसी का रूप। मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। मुंडा जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। देखिए, स्त्री को ही वधु मूल्य यहाँ मिलता है। ठीक है, जिसे मुंडा जनजाति में किसे कहा जाता है, तो कुरी गोनोंग या फिर गोनोंग टका। ठीक है, तो अगर स्त्री तलाक देगी तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। हमने उराव परिवार में भी देखा एकल परिवार की व्यवस्था, और मुंडा परिवार में भी एकल परिवार की व्यवस्था ही पाई जाती है। मुंडा परिवार मातृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल गलत। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक होता है।
जिसमें कि हमने क्या देखा था, उरांव समाज था वो भी पितृसत्तात्मक था, पितृवंशीय था, जिसमें कि परिवार की संपत्ति का हक पुरुषों को ही होता है। तो इसमें भी यही हाल है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो गोत्र को जाना जाता है कीली के नाम से। ठीक है, मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली के नाम से जाना जाता है। गोत्र को कीली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए रिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए हैं? रिजले के द्वारा मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए गए हैं। 340 शाखाओं में विभक्त किया। सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 उप शाखाओं में विभाजित किया है। ठीक है, मुंडा जनजाति के 13 उप शाखाओं में उसने विभाजित किया। ठीक है, मुंडा जनजाति को 13 उप शाखाओं में किसने? सोमा सिंह मुंडा ने। और रिजले ने मुंडा जनजाति को 340 गोत्रों में बांटा, गोत्र यानी कि किली में। ठीक है, मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध, ठीक है, मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा, याद रखिएगा, मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा एक लोक कथा है इनकी, जो कि मुंडा जनजाति के परंपरा विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। मुंडा जनजाति की महिलाओं के लिए इनमें से कौन सा कार्य वर्जित होता है? मुंडा जनजाति की महिलाओं के लिए कौन सा कार्य वर्जित होता है? तो छप्पर पर मुंडा जनजाति की महिलाएं नहीं चढ़ सकती, धान की बुआई भी नहीं कर सकती और दाह संस्कार के लिए शमशान भी नहीं जाती। तो ये सब काम मुंडा जनजाति की महिलाओं के लिए वर्जित है। चलिए, बटोई क्या है भाई? बटोई जो है ये आपका है मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र बटोई है। ठीक है, केरिया अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, उरांव की वस्त्र है, पुरुषों के द्वारा ओकेजन पर पहना जाता है। ठीक है, चलिए, मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र बटोई है। क्या है? मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र बटोई है, जिसे केरिया भी कहा जाता है, जो उरांव जनजाति में हमने देखा था। और जो महिलाएं पहनती है उसे परया कहा जाता है। ठीक है, चलिए, कहा जाता है मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र बटोई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो करेया के नाम से, केरिया के नाम से। ठीक है, और पेरिया क्या होता है? तो महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली जो वस्त्र है उसे पेरिया कहते हैं। मुख्य मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है, जैसा कि हमने संथाल जनजाति में भी देखा था। ठीक है, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा को इनमें से किसका प्रतीक माना जाता है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा को सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता है। हमने देखा था उरांव जनजाति में धर्मेश देवता को भी सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता था, और उरांव जनजाति में मरांग बुरु को पहाड़ का देवता, जबकि संथाल जनजाति में मरांग बुरु दूसरे नंबर का सर्वाधिक प्रमुख देवता है। अच्छा, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा पर इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता? तो याद रखिएगा, जो सफेद रंग के फूल, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मुंडा जनजाति है इसके द्वारा अपने प्रमुख देवता को सफेद रंग का फूल भी चढ़ाया जाता है, सफेद भोग पदार्थ भी चढ़ाया जाता है। सफेद भोग मतलब सफेद, इनको पता है, इनको लगता है कि सफेद चीज, व्हाइट चीज सिंह बोंगा को चढ़ाने से वो खुश होंगे, तो सफेद भोग पदार्थ या सफेद मुर्गे की बलि भी दी जाती है सिंह बोंगा देवता को मुंडा जनजाति के द्वारा। देखिए, कहा जा रहा है मुंडा जनजाति में निम्न देवताओं का संबंध में मिलान करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, हाथू बोंगा हमने क्या देखा था अभी? हाथू बोंगा गांव का देवता। ठीक है, हाथू बोंगा गांव का देवता होता है, ग्राम देवता होता है। ठीक है, याद कीजिए मुंडाओं के देवता का नाम और उसको किस लिए जाना जाता है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, हाथू बोंगा ग्राम देवता, देसावली होता है, ये गांव की सबसे बड़ी देवी होती है, सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख देवी होती है। ओड़ा बोंगा जो होता है ये आपका कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ओड़ा बोंगा कुल देवता। अभी हमने देखा था ओड़ाक बोंगा, ये हमने देखा था गृह देवता के रूप में। ठीक है, तो ओड़ा बोंगा जो है ये आपके किसके कुल देवता के रूप में काम करेगा? कुल देवता के रूप में। और जो इकिर बोंगा है, इकिर बोंगा ये जल देवता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाथू बोंगा ग्राम देवता, देसावली गांव की प्रमुख देवी, ओड़ा बोंगा कुल देवता और इकिर बोंगा जल देवता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को पहाड़ के देवता को कहा जाता है बुरु बोंगा। क्या? बुरु बोंगा कहा जाता है पहाड़ देवता को। मरांग बुरु किस भी कहा जाता है? संथाल जनजाति में, सॉरी उरांव जनजाति में। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है बताइए? मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है पाहन। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है पाहन। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक होता है पुजार। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक होता है पुजार। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि हाँ, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले लोग को देवड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में शवों को क्या किया जाता है? मुंडा जनजाति में शवों को दफनाया भी जाता है, जलाया भी जाता है। देखिए, मुंडा जनजाति में उरांव जनजाति में सामान्यतः जलाया जाता है और दफनाया जाता है ईसाई उरांव को, ठीक है, लेकिन मुंडा जनजाति में दफनाया भी जाता है, जलाया भी जाता है। अगर जनजातियों की बात करें, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उसका शासन। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां जहां दबी होती है उसे शासन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका शासन दीरी। क्या कहा जाता है? शासन दीरी। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सी झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो झारखंड की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल, दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा और ये आपका चौथा है हो जनजाति। ठीक है, चलिए हो जनजाति के बारे में समझते हैं। हो जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है? हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है। अभी हमने देखा था मुंडा जनजाति का भी संबंध, उरांव जनजाति का भी संबंध हमने देखा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से। चलिए देखिए, हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण कितना है? हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण जो है ये है आपका कोल्हान क्षेत्र में। कहाँ पर? कोल्हान क्षेत्र में। हो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में है। सरायकेला खरसावां आपका पश्चिमी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। देखिए, कहा जा रहा है हो जनजाति की भाषा क्या कहलाती है? हो जनजाति की भाषा अगर देखा जाए तो हो ही है। कुड़ुख उरांव जनजाति की भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हो जनजाति की भाषा, हो का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये है आपके मुंडारी भाषा परिवार से। देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से रखिएगा कि हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से, झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनजाति वाली कोल्हान परमंडल में इसका ज़्यादा क्या है मतलब संकेंद्रण है। भाषा का नाम भी हो है और हो जनजाति की भाषा भी हो है। देखिए, और मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। देखिए, अभी हमने यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि बताइए मुंडा भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से? वहाँ दिया रहेगा मुंडारी, तो आप मार दीजिएगा मुंडारी, तो ये नहीं, बल्कि हो भाषा का संबंध मुंडारी भाषा परिवार से है। ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन सी भाषा हो भाषा की लिपि है? कौन सी हो भाषा की लिपि है? तो याद रखिएगा बारण चित्ती ये हो भाषा की लिपि है। हो जनजाति के द्वारा अपनी भाषा के लिए बारण चित्ती नामक लिपि का विकास किया गया है। अच्छा, बारण चित्ती लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया है? बारण चित्ती लिपि का विकास जो किया गया है वो लोकोबोद्रा के द्वारा किया गया है। बारण चित्ती का विकास लोकोबोद्रा के द्वारा किया गया है। हो जनजाति का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन झूठा है, कौन सा कथन असत्य है? हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, हो समाज पूर्व में पितृसत्तात्मक समाज था। कौन सा कथन असत्य है? तो यहां से यह है कि हो समाज पहले मातृसत्तात्मक थी। हो समाज पहले मातृसत्तात्मक थी लेकिन अब पितृसत्तात्मक हो गया है। तो यहां पर जो दूसरे नंबर का कथन है, स्टेटमेंट है, हो समाज पहले पितृसत्तात्मक था, तो ये उससे उल्टा है, तो ये तो गलत ही होगा। अगर ये सही है तो ये गलत होगा। ठीक है, चलिए ये गलत हो जाएगा। हो जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है, सही है। ठीक है, हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित है, ये भी सही है। लेकिन चलिए यहां से ये याद रख लीजिएगा, और ये भी थोड़ा सा चलते चलते हम लोग देख लेते हैं कि हो जनजाति में क्या होता है कि ममेरे भाई, ठीक है, हो जनजाति में ममेरे भाई और बहन का विवाह ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा यहां पर पहुंचते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि हो जनजाति में इनमें से किसके साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है? ममेरे भाई
या बहन, मौसेरे भाई या बहन, चचेरे भाई या बहन, इनमें से कोई नहीं। तो ममेरे भाई और बहन का विवाह को प्राथमिकता दी जाती है हो जनजाति में। हो जनजाति में किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? हो जनजाति में आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस विवाह में क्या होता है कि वर विवाह का प्रस्ताव लेकर के स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधु के घर आता है। देखिए, हो जनजाति में आदि विवाह, हो जनजाति में आदि विवाह जो है प्रचलित विवाह है। ठीक है, इस विवाह में क्या होता है, इस विवाह में क्या होता है, वर यानी कि दूल्हा जो होता है, दूल्हा का पक्ष किसी परिचित के माध्यम से, किसी परिचित के माध्यम से, जैसे कि ये परिचित लड़की को भी जानता है, लड़के वाला को भी जानता है, यानी कि अगवा विवाह जो कि संथाल में किरिंग बापला था, उसी प्रकार का विवाह किरिंग बापला जैसे संथाल में प्रचलित है, उसी प्रकार से आदि विवाह हो जनजाति में भी प्रचलित है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हो जनजातियों का विवाह का प्रकार भी दिया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आदेर विवाह, आदेर विवाह, ये विवाह देखिए हो जनजाति, जिस प्रकार से संथाल जनजाति में हमने देखा था एक विवाह निर्बोलक विवाह, ठीक है, उसमें क्या होता था कि लड़की होती थी, घर चली जाती थी, जबरदस्ती वहाँ रहने लगती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आदेर विवाह में लड़की विवाह होने तक, शादी होने तक वर के यहाँ जाकर के जबरदस्ती रहती है, उसे कहा जाता है आदेर विवाह। ठीक है, आदि विवाह जिसमें वर जो है वधु को यहाँ चला जाता है किसी परिचित के माध्यम से, और ये फेमस विवाह है। आपोर्तिपी विवाह जो होता है वो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपोर्तिपी विवाह जिसे कि अंडी विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, अंडी विवाह, आपोर्तिपी को अंडी विवाह भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें लड़की के द्वारा, लड़के के द्वारा लड़की का किडनैप करके विवाह किया जाता है, या फिर हरण करके, उसका अपहरण करके विवाह किया जाता है ओपोर्तिपी विवाह में। ठीक है, ओपोर्तिपी विवाह में, ठीक है, ओपोर्तिपी हो के द्वारा। राजी खुशी विवाह मतलब दोनों लड़का लड़की राजी, तो क्या करेगा, काजी वाला विवाह है, राजी खुशी विवाह हो जनजाति का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहा जाता है हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उनके विवाह, अब यहां से देखिए कहा जा रहा है राजी खुशी। अब हो जनजाति में राजी खुशी विवाह किस प्रकार का विवाह है, तो वर वधु की इच्छा से विवाह, मतलब दोनों की इच्छा हो तो विवाह करवा दिया जाए। आदि विवाह क्या है, तो वर के द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाना, ये आदि विवाह है, और यही विवाह सबसे प्रचलित विवाह है हो समाज का। ठीक है, चलिए आदेर विवाह, वधु के द्वारा विवाह होने तक बलात् उसके घर में, वर के घर में रहना, बलपूर्वक जबरदस्ती रहना, आदेर विवाह है। और ओपोर्तिपी विवाह, वर के द्वारा कन्या के, लड़के के द्वारा लड़की का हरण करके, अपहरण करके विवाह करना ओपोर्तिपी विवाह कहलाता है। चलिए, हो जनजाति के द्वारा हिंदू बहुल गांवों में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? हो जनजाति के द्वारा हिंदू बहुल गांवों में इनमें से दिक्कू आदि विवाह प्रचलित है। दिक्कू आदि विवाह, इसमें क्या है, हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवारों में प्रचलित है दिक्कू आदि विवाह। ठीक है, हो जनजाति का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हो जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नीचे दिया गया कुछ नामकरण है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके बारे में विचार करना है, तो चलिए देख लेते हैं। कहा जा रहा है युवागिरी, युवागिरी को हो जनजाति में क्या कहा जाता है, तो युवागिरी को हो जनजाति में गीती ओरा कहा जाता है। ठीक है, युवागिरी को जैसे कि घुटुल संथाल समाज में, उसी के बाद घुमकुरिया उरांव समाज में, ठीक है, मुंडा में हम लोगों ने देखा गीती ओरा, और उसी तरह से आपका युवागिरी, तो मुंडा में युवागिरी को गीती ओरा, और युवागिरी हो समाज में भी इसको गीती ओरा भी कहा जाता है, हो समाज में भी गीती ओरा भी ही कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, हो समाज में भी गीती ओरा ही कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जाता है, वधु मूल्य को, हो समाज में वधु मूल्य को पून ही कहा जाता है। हो समाज में वधु मूल्य को पून ही कहा जाता है, संथाल समाज में भी पून कहा जाता है। अब देखिए कहा जाता है कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो चलिए, हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली में, हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली में लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली में लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है, और हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली को मुंडामान की शासन प्रणाली भी कहा जाता है। मुंडामान की शासन प्रणाली हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है। हो जनजाति की महिलाओं का हल व तीर धनुष को छूना वर्जित है, तो हो जनजाति की महिलाओं का हल एवं तीर धनुष को चलाना वर्जित है। सामान्यतः हो जनजाति के लोग
लोगों को मूछ एवं दाढ़ी नहीं होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, दोनों के दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं, हो जनजाति के प्रचलित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है। हो जनजाति के प्रचलित पेय पदार्थ को इली कहा जाता है। हो जनजाति के प्रचलित पेय पदार्थ को हड़िया, उरांव, मुंडा, ये सब के पेय पदार्थ को कहा जाता है। ठीक है, तो किली क्या है, किली ये गोत्र का दूसरा रूप है, गोत्र को ही कहा जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति में हमने देखा था। ठीक है, हो जनजाति के अधिकांश पर्व का संबंध किससे है। हो जनजाति के अधिकांश पर्व का संबंध कृषि से है। मतलब हो जनजाति में ज्यादातर पर्व त्योहार तभी मनाए जाते हैं जब कृषि से रिलेटेड कुछ होता है। हो जनजाति में भूमि को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। हो जनजाति में भूमि को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। हो जनजाति में भूमि को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, हो जनजाति में भूमि को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से, तो 3 कैटेगरी हैं, बेड़ो, वादी तथा गोड़ा। बेड़ो, एक मिनट, बेड़ो, वादी तथा गेड़ा। तो याद रखिएगा, हो जनजाति में भूमि को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, गेड़ो, बेड़ो, वादी तथा गेड़ा। अच्छा, बेड़ो कहा जा रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है, तो बेड़ो भूमि को कहा जाता है जो वो ऐसी भूमि जो कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, ऐसी भूमि जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो बिल्कुल सही है। वादी भूमि उसे कहा जाता है जो कि धान की खेती करने वाली भूमि होती है, उसी को वादी भूमि कहा जाता है। तो देखिए, हो जनजाति में भूमि को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, बेड़ो, वादी और गोड़ा। बेड़ो जो कि थोड़ा उपज उसका कम होता है, उपजाऊ कम होता है। ठीक है, वादी धान की खेती करने वाली, गोड़ा भूमि वो होता है जिसमें मोटा अनाज किया जाता है। ठीक है, मोटा अनाज की खेती करी जाती है और उसके लिए निम्न उपजाऊ भूमि होती है। तो ये तीनों मिलान सही है। हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है, तो हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंहबोंगा है, और संथाल जनजाति का भी सर्व प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। वहीं पर धर्मेश जो है ये किसका क्या बोलते हैं सर्व प्रमुख देवता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हो जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है। कहा जा रहा है हो जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में कौन सा मिलान सही है। पाहुई बोंगा, हो जनजाति के पाहुई बोंगा ग्राम देवता को कहा जाता है। ओंटी बोड़ोम पृथ्वी देवता को कहा जाता है। मरांग बुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है। और ठीक है, पाहुई बोंगा ग्राम देवता को, ओटी बोड़ोम पृथ्वी देवता को, मरांग बुरु पहाड़ देवता को। हो जनजाति में कुछ देवता और उसको क्या कहा जाता है, तो पाहुई बोंगा ग्राम देवता को, ओटी बोड़ोम पृथ्वी देवता को, मरांग बुरु पहाड़ देवता को। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए हो जनजाति में वर्षा देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो दशावली बोंगा के नाम से जाना जाता है। दशावली बोंगा हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है रसोई घर के कोने में। रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। अच्छा, ये जो जगह होता है रसोई घर का कोना, इसे हो जनजाति में अधिक भी कहा जाता है। ठीक है, अधिक कहा जाता है, और याद रखिएगा पूर्वजों के पवित्र स्थान को अधिक कहा जाता है। अच्छा, उसे क्या कहा जाता है, अधिक कहा जाता है, यही क्वेश्चन है। आगे देखिए, हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित कराने वाला पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित कौन करवाता है, दिवरी। कौन, दिवरी करवाता है। हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान कौन करवाता है संपन्न, दिवरी करवाता है। कहा जा रहा है हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हो जनजाति के संबंध में, तो हो जनजाति में शवों को केवल दफनाने की प्रथा है। हो जनजाति में शवों को केवल दफनाने की, तो देखिए ये गलत है, क्योंकि हो जनजाति में शवों को दफनाया भी जाता है और उसे जलाया भी जाता है। तो हो जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है, इसीलिए केवल ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, बाद बाकी हो जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने की प्रथा है, ये बिल्कुल सही। हो जनजाति के लोग भूत प्रेत जादू टोना इन सब में विश्वास करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ से ये हो जाएगा बी और सी सही। ठीक है, बी और सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे, अब चलिए देखते हैं खरवार जनजाति के बारे में। किसके, खरवार जनजाति के। तो खरवार जनजाति झारखंड में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, कहा जा रहा है कौन सी जनजाति झारखंड में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो ये कौन हो गया भाई, ये हो गया आपका खरवार जनजाति। कौन सा, खरवार जनजाति हो। तो ये भी याद रखिएगा कि पहला कौन, संथाल, दूसरा आपका उरांव, तीसरा आपका मुंडा, चौथा हो, और 5वां खरवार। ठीक है, 5वां खरवार। खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण आपको किधर की ओर मिलेगा, खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो आपको मिलेगा किधर की ओर, पलामू प्रमंडल की ओर। ठीक है, तो सर्वाधिक जनजाति के सर्वाधिक संकेंद्रण जो है किस प्रमंडल में, पलामू प्रमंडल, यानी कि पलामू, लातेहार, गढ़वा वाले क्षेत्र में। खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं कि देखिए खरवार जनजाति खेरी झार से आने के कारण इसका नामकरण खरवार के रूप में हुआ है। खेरी झार से आने के कारण इसका नामकरण खेरवार हुआ है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। खेरी झार से आने के कारण खरवार हुआ है।
पलामू तथा लातेहार में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। पलामू तथा लातेहार में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। इस जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है, गलत है। इस जनजाति का जो मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, इस जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती। इस जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा जाता है खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानती है। खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किनका वंशज मानती है, तो याद रखिएगा ये हरिश्चंद्र रोहितास्व, हरिश्चंद्र रोहितास की वंशज मानती है खुद को। याद रखिएगा, जो खरवार जनजाति है खुद को किसकी वंशज मानती है, तो ये मानती है अपने आप को हरिश्चंद्र रोहितास्व की वंशज मानती है खुद को, ठीक है। आगे देखिए, खरवार जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। खरवार जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए देख लेते हैं। इसके कहा जा रहा है यह एक बहादुर लड़ाकू जनजाति है। खरवार जनजाति एक बहादुर लड़ाकू जनजाति है। इस जनजाति के लोगों को सत्य बोलने के कारण विशेष प्रसिद्धि है। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। खरवार जनजाति, खरवार जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है। खरवार जनजाति का संबंध प्रजातीय समूह द्रविड़ प्रजातीय समूह से है, द्रविड़ प्रजातीय समूह से है, ठीक है। एक या दो बार आपको इसे देखना होगा, तभी जाकर आपको दिमाग में सीधे के सीधे सारे की सारी बातें छप जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। खरवार जनजाति का संबंध जो है ये आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। संडर के अनुसार खरवार जनजाति कितनी प्रमुख उपजातियों में विभाजित है। संडर के अनुसार खरवार जनजाति कितनी उपजातियों में विभाजित है, तो ये आपका 6 उपजातियों में विभाजित है, 6 उपजातियों में विभाजित है। खरवार जनजाति से संबंधित इन शब्दों पर विचार करें। खरवार जनजाति से संबंधित इन शब्दों पर विचार करें, तो ये आपका कौन खरवार जनजाति से संबंधित अगर कहा जाएगा तो ये आपका मंझिया, गंझू, एक मिनट, मंझिया, गंझू, घटबंदी, सूर्यवंशी, खेरी, दौलतबंदी। तो ये जो मंझिया खरवार जनजाति का मंझिया, गंझू, घटबंदी, सूर्यवंशी, खेरी, दौलतबंदी, ये 6 खरवार जनजाति की उपजातियां हैं, जो कि संडर ने खरवार जनजाति को 6 उपजातियों में बांटा। मंझिया, गंझू, घटबंदी, सूर्यवंशी, खेरी, दौलतबंदी, तो ये सभी खरवार जनजाति की उपजातियां हैं संडर ने के अनुसार। खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण इनमें से किसके आधार पर किया जाता है। खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण भू संपदा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। खरवार जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। खरवार जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है। इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि यहां ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बल्कि इस जनजाति में, इस यानी कि खरवार जनजाति में बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है खरवार जनजाति में, तो बाल विवाह वर्जित हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, ठीक है। बाल विवाह इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है, गलत है, क्योंकि बाल विवाह इस जनजाति में, खरवार जनजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है, सही है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। खरवार जनजाति के ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है, बैठकी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि खरवार जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा कहा जाता है। जैसे कि हम लोग नाश्ता करते हैं ना, तो ये लोग कहेगा हमें लुकमा चाहिए। दोपहर के खाना को कलेवा कहा जाता है। जैसे हम लोग दोपहर के खाना को क्या कहते हैं, कलवा ही कहते हैं। चलिए कोई नहीं, दोपहर के ऐसे इंग्लिश में, हिंदी में, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो दोपहर के खाना को लंच कहा जाता। उसी प्रकार से खरवार जनजाति में दोपहर के खाना को कलेवा, रात के खाना को बियारी कहा जाता है, रात के खाना को बियारी कहा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कहा जाता है खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा था। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है, तो खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा खैर वृक्ष से कत्था बनाना। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा खैर वृक्ष से खत्ता बनाना। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता सिंह भोंगा। खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है, तो खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान पाहन या फिर बैगा। खरवार जनजाति में इनमें से किसकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। खरवार जनजाति में पाहन के सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग इनमें से किसकी सहायता लेते हैं। घोर संकट या फिर बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग ओझा या फिर मती की सहायता लेते हैं। खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। इसे खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है, ठीक है, माटी कहा जाता है।
तो ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ से अब हम खड़िया जनजाति के बारे में देखेंगे और खड़िया जनजाति के संबंध में कहा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन झूठा है। तो देखिए, पालकी या फिर खड़खड़िया जैसे कहा जाता है, इसके ढोने के पेशा के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ा, इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। अच्छा, खड़िया समाज में बहुविवाह का प्रचलन है, खड़िया समाज में बहुविवाह का प्रचलन है, बिल्कुल सही। खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से, खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। और यहाँ पर कहा जा रहा है सरहुल खड़िया जनजाति का सर्व प्रमुख पर्व है, नहीं बल्कि जो खड़िया जनजाति का अगर सर्व प्रमुख पर्व के बारे में बात करें तो एक जकोर है, बंदई है, कर्मा है, ये सब है, बल्कि सरहुल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड के अतिरिक्त असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, इन सब जगहों में भी खड़िया जनजाति पाई जाती है। झारखंड के अतिरिक्त असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, इन सब जगहों पर भी आपका खड़िया जनजाति पाया जाता है। खड़िया जनजाति के 3 वर्गों में विभाजित नीचे दिए गए कौन एक 3 वर्गों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है खड़िया जनजाति का 3 वर्ग पहाड़ी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, या फिर यहाँ से देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया तथा दूध खड़िया, ये किसका, खड़िया जनजाति का उपवर्ग है। ठीक है, उपवर्ग है, लेकिन ये हरदा खड़िया नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, ये सब जो है खड़िया जनजाति का 3 वर्ग है। ये 3 वर्ग अगर याद रहेगा तो फिर कौन देगा तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर अधिक से कम संपन्नता खड़िया जनजाति को व्यवस्थित करें। आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न दूध खेड़िया होता है, उसके बाद ढेलकी खड़िया होता है, उसके बाद होता है पहाड़ी खड़िया। याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा संपन्न दूध खड़िया, उसके बाद आपका ढेलकी खड़िया, उसके बाद होता है पहाड़ी खड़िया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है? खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है? तो खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप असल विवाह है, असल विवाह है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ओलोल दाय, याद रखिएगा, ओलोल दाय से भी इसे जाना जाता है। असल विवाह को ओलोल दाय से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। खड़िया विवाह में जैसे हमने देखा था बहु विवाह प्रचलित है, और विवाह के संबंध में ही सबसे प्रचलित विवाह असल विवाह, जिसे ओलोल दाय भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। खड़िया जनजाति में प्रचलित इन विवाहों के संबंध का मिलान, कौन सा मिलान गलत है? यह कहा जा रहा है कौन सा मिलान गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। तापा, ये एक प्रकार का अपहरण विवाह है। ठीक है, तापा एक प्रकार का अपहरण विवाह है, बिल्कुल सही। और तापा को तनीला भी कहा जाता है। ठीक है, तापा को तनीला विवाह भी कहा जाता है। तो तापा खड़िया जनजाति का एक अपहरण विवाह है। सगाई विधवा विवाह है। ठीक है, सगाई विधवा विवाह है, विधवा या फिर विधुर विवाह। राजी खुशी प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह राजी खुशी विवाह है। तो सभी सही है, गलत कुछ नहीं है। ठीक, चलिए, खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों में इनमें से कौन सा मिलान सही है? सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों में कौन सा मिलान सही है? तो चलिए देख लेते हैं। ग्राम प्रधान को खड़िया जनजाति में महतो कहा जाता है, संदेशवाहक को गीड़ा कहा जाता है, ग्राम प्रधान का सहायक नेगी कहलाता है। याद कीजिए हमारे साथ फिर से, ग्राम प्रधान को खड़िया समाज में महतो कहा जाता है, संदेशवाहक को गेड़ा कहा जाता है, वहीं पर ग्राम प्रधान का सहायक जो होता है वो नेगी होता है, यानी कि महतो का सहायक नेगी, संदेशवाहक आपका गेड़ा होता है। खड़िया जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति में युवागिरी को गीतियों के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में युवागिरी को गीतियों के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में युवागिरी को गीतियों के नाम से। घुमकुरिया किस युवागिरी का नाम है? घोटुल किसका है? ये सब आपको मैंने पहले बताया हुआ है, अगर आपको बात पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हमने अभी देखा कि आपका जो क्या बोलते हैं गीतियों जो है इसका युवागिरी है। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जातीय पंचायत प्रमुख को दंदिया कहा जाता है और जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। गेड़ा संदेशवाहक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, धीरा जातीय पंचायत को, दंदिया जातीय पंचायत प्रमुख होता है। खड़िया जनजाति में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है? किस पर्व को बसंत उत्सव के रूप में? तो जंकोर को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
जंकोर को जो है बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्वों के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? कहा जा रहा है कि कौन सा मिलान गलत है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, बंदई पर्व जो है, बंदई पर्व खड़िया जनजाति में कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, सही है। जो डेम नवाखानी के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। जिम तक ये आपका मनाया जाता है गोशाला पूजा के रूप में। और अभी हमने ऊपर देखा था जो जंकोर है वो बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो बसंत उत्सव, बंदई, जो डेम, जिम तक, ये सब हम लोगों ने देखा खड़िया जाति के पर्व, प्रचलित पर्व है। ठीक है। खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर इनमें से किसकी पूजा करी जाती है? तो ये फागु पूजा के अवसर पर पाट तथा बुराम इनकी पूजा करी जाती है। खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर पाट तथा बुराम इनकी पूजा करी जाती है। पाट तथा बुराम इनकी पूजा करी जाती है। आगे देखते हैं। खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय बा बीडी, याद रखिएगा, खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय, खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय बा बीडी पर्व मनाया जाता है। कौन सा? बा बीडी पर्व मनाया जाता है। खड़िया जनजाति के प्रमुख पर्व याद रखिएगा, जंकोर बसंत उत्सव के रूप में, बंदई कार्तिक पूर्णिमा को, इसमें कर्मा है, कदलेटा है, जो डेम नवाखानी के रूप में, जिमतंग आपका गोशाला पूजा के रूप में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। और जो आपका फागु क्या बोलते हैं, क्या देखा अभी अपने बीजारोपण के समय जो पर्व मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं खड़िया जनजाति में बाबिडी के रूप में जाना जाता है। और इसी अवसर पर पाट तथा बुराम की पूजा भी करी जाती है। खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व कौन सा पर्व मनाया जाता है? नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व नयोदेम, याद रखिएगा, खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व नयोदेम मनाया जाता है। ठीक है, नयोदेम, या फिर इसे धान नुआ खिया भी कहा जाता है। धान नुआ खिया, याद रखिएगा, धान नुआ खिया कहा जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाएगा? नयोदेम को धान नुआ खिया के रूप में। खड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं खड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। खड़िया जनजाति के लोग जीवन यापन के लिए कृषि कार्य तथा शिकार पर निर्भर रहते हैं, सही बात है। खड़िया जनजाति के लोग आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। खड़िया जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन चावल है, बिल्कुल सही बात है। और खड़िया जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, खड़िया जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान है। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान या फिर ठाकुर, याद रखिएगा, बेला भगवान या फिर ठाकुर। तो खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान या फिर ठाकुर। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठाकुर के नाम से जाना जाता है। और ये जो बुराम है ये खड़िया जनजाति का देवता ही है और ये वन देवता है। क्या? वन देवता बुराम है। और ये आपका आगे देखते हैं। चलिए, खड़िया जनजाति के देवी देवता के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, पहाड़ देवता को पारदुबु कहा जाता है। खड़िया जनजाति में पहाड़ देवता को पारदुबु कहा जाता है। वन देवता को बुराम कहा जाता है। सरना देवी को गुमी कहा जाता है। याद कीजिए हमारे साथ, खड़िया जनजाति में पहाड़ देवता को पारदुबु, वन देवता को बुराम, सरना देवी को सरना देवी कहा जाता है और बेला भगवान इसके सर्व प्रमुख देवता है जिन्हें ठाकुर भी कहा जाता है। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को कहते हैं धर्मराज या फिर गिरिंग बेरी। गिरिंग बेरी, याद रखिएगा, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को धर्मराज या फिर गिरिंग बेरी भी कहते हैं, भगवान या फिर गिरिंग बेरी। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन, याद रखिएगा, खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को कालो या फिर पाहन के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहुरी तथा ढेलकी, इन दोनों नामों से जाना जाता है। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को किन नाम से जाना जाता है? तो दिहुरी तथा ढेलकी, इन दोनों नामों से जाना जाता है। दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो पाहन के नाम से। दूध खड़िया जनजाति का को जो उपवर्ग में बांटा गया था वर्गों में, 3 वर्गों में, एक तो दूध खड़िया, दूसरा आपका ढेलकी खड़िया तथा तीसरा पहाड़ी खड़िया। ठीक है, तो ये इसमें दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। तो हम लोगों ने खड़िया जनजाति को देखा। अब हम लोग एक और जनजाति को देख लेते हैं आज ही।
लोहरा जनजाति। कौन सी जनजाति? लोहरा जनजाति। लोहरा जनजाति की प्रजाति क्या है? लोहरा जनजाति की प्रजाति जो है ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? लोहरा जनजाति को असुर का वंशज माना जाता है। असुर का वंशज माना जाता है। लोहरा जनजाति की भाषा क्या है? सदानी। लोहरा जनजाति की भाषा सदानी है। लोहरा जनजाति के कुल कितने गोत्र हैं? लोहरा जनजाति के कुल 7 गोत्र हैं। हमने क्या देखा अभी तक? लोहरा जनजाति की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, लोहरा जनजाति का वंशज असुर का वंशज माना जाता है, लोहरा जनजाति की भाषा सदानी, तथा लोहरा जनजाति के टोटल कितने गोत्र हैं? तो टोटल लोहरा जनजाति के जो गोत्र हैं वो 7 हैं। कितने? 7 गोत्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक लोहरा जनजाति का गोत्र है? लोहरा जनजाति का गोत्र तुतली, मगहिया, कछुआ, ये सब लोहरा जनजाति के गोत्र हैं। तुतली, मगहिया, कछुआ, ये सब लोहरा जनजाति के गोत्र हैं। लोहरा जनजाति का सर्वप्रमुख पेशा क्या है? तो लोहरा जनजाति का सर्वप्रमुख पेशा लौह उपकरण बनाना है। लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था क्या है? तो लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय दोनों, पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय दोनों हैं। तो हम लोगों ने आज का जो भी टॉपिक था वो हम लोगों ने कर लिया। झारखंड की जनजातियों का पार्ट 1। अगले पार्ट में झारखंड की जनजातियां पूरा कवर हो जाएगा और उसके बाद झारखंड की कला एवं संस्कृति 2 वीडियो और आएगा। मतलब कि 4 वीडियो टोटल झारखंड की कला एवं संस्कृति का आएगा। हम लोगों के झारखंड के जिले हो गए, झारखंड के सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी हो गया है। झारखंड के आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा 1 वीडियो ये और 3 वीडियो आएगा एक्स्ट्रा, तो कंप्लीट हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर। फिर हमारा मिसेलेनियस 2 या 3 वीडियो आएगा। तो पूरा का पूरा जो थ्योरी सेक्शन है जल्दी हम लोग का कवर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने लगेंगे। तो आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर करना है। ज़्यादा आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद, जय भारत।